हेलो डियर, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। याद है जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप डिस्कस यहाँ पे हो जाएंगे। बहुत ही रेयर है कि कोई क्वेश्चन आपका बच नहीं पाए, है ना। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं तो बस आप हमारे लिए कर सकते हैं, केवल वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो ऑप्शन ए में है आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक, या फिर आकार में स्थिरता, या फिर गुण में साधारण परिवर्तन। तो याद रखिएगा विकास का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है वो करता है गुण में साधारण परिवर्तन। और गुण में साधारण परिवर्तन की बात आई है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मतलब जो मानव विकास की जो अवधारणा है वो किस विद्वान ने दिया है, या फिर ये किस विद्वान की देन है। तो जानते रहेगा यह जो देन है यह है डॉक्टर महबूब उल हक की। और डॉक्टर महबूब उल हक की देखिए बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना मानव विकास की अवधारणा जो दी गई है ये दिया है डॉक्टर महमूद उल हक ने। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में है नॉर्वे हो गया, ऑप्शन बी में आ गया अर्जेंटीना, ऑप्शन सी में आ गया जापान, ऑप्शन डी में आ गया आपका मिस्र। तो याद देखिए इन चारों की बात करें तो जो मिस्र है ना, इन चारों की कैटेगरी में जो मिस्र है यह उच्च मानव विकास की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर होता मानव विकास की, अगर ये क्वेश्चन होता कि कौन कौन इसमें उच्च मानव विकास वाला देश है, कौन उस कैटेगरी में आएगा, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे है, उसके बाद आपका अर्जेंटीना हो गया, जापान हो गया, ये सब क्या आते हैं उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन मिस्र जो होता है वो निम्न में है, उच्च में नहीं रखा गया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है। तो कौन एक शामिल नहीं है, देखिए ऑप्शन ए में है सतत पोषीयता, ये तो बिल्कुल भी शामिल है। सेकंड है उत्पादकता, ये भी बिल्कुल शामिल है। और फिर है सशक्तिकरण, ये भी शामिल है। लेकिन क्रय शक्ति क्षमता जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसको हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड भी 2-4 और क्वेश्चन आएंगे कि जो महत्वपूर्ण जो स्तंभ हैं 4 वो कौन है विकास के। अब देखिए इसी से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास में समता का अभिप्राय क्या है। समता का मतलब होता है समानता, ठीक। तो मानव विकास में समता या फिर समानता का क्या मतलब होता है। देखिए ऑप्शन में है अवसरों की समानता, या फिर संसाधन के वितरणों की समानता, या फिर पर्यावरण उपभोग की समानता, या फिर आया है अवसंरचना की समानता। तो याद रखिएगा मानव विकास में जहां समता वर्ड या समानता का वर्ड जो यूज़ किया जाता है, जो शब्द यूज़ किया जाता है, उसका मतलब होता है सभी लोगों को एक समान आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जिसका मतलब है अवसरों की समानता। और अवसरों की समानता है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव विकास के 4 स्तंभों में कौन एक शामिल है। इसका मतलब कि मानव विकास के वो कौन 4 स्तंभ हैं जो इन चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए 4 स्तंभ कौन से हैं, देखिए यहां आपको बता भी दिया गया है। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, कौन है। पहला है निष्पक्षता, समानता या समता, ये हमारा कौन सा है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, सशक्तिकरण, ये है आपका दूसरा स्तंभ माना गया है, ठीक। तीसरा क्या है, संपोषणीयता या फिर सतता, ये हमारा तीसरा माना गया है। और चौथा जो होता है वो कौन सा है, उत्पादकता, ये चौथा स्तंभ माना गया है। अब हमें देखना है कि कौन इन चारों में कौन शामिल है, कौन कौन ऑप्शन में, ठीक। तो हमारा देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सतत पोषिता, ये भी हो गया, उत्पादकता भी हो गया, सशक्तिकरण भी होगा, और समता का मतलब होता है समानता, ठीक। तो ये भी हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा ना, सी नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चारों स्तंभ, विकास के चारों स्तंभ की बात की गई है, और जो बाकी जो ऑप्शन है उसमें कोई ना कोई मिसिंग रखा गया है, ठीक। अब आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसे मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है। सर जो भी 4 यहाँ बताए गए हैं, मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है। तो याद रखिएगा मानव विकास का जो सबसे पुराने उपागम माने गए हैं वह माना गया है आय उपागम। और आय उपागम देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में जो एक माना जाता है वह कौन है, वो आय उपागम माना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को अंतर
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो जानते रहिएगा वह उपागम जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह है आपका आधारभूत क्षमता उपागम। और आधारभूत क्षमता उपागम देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह उपागम जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह है आधारभूत क्षमता उपागम। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षमता एवं स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का चयन कहलाता है। जो क्षमता और स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का जो चयन कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, क्षमता एवं स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का जो चयन होता है यह कहलाता है सशक्तिकरण प्रक्रिया। और सशक्तिकरण प्रक्रिया देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे है बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्षमता एवं स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का जो चयन होता है वो सशक्तिकरण प्रक्रिया कहलाता है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव के कल्याण परक लक्ष्यों में किस उपागम को शामिल नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, मानव के कल्याणपरक लक्ष्यों में जिस उपागम को शामिल नहीं किया जाता है वह है मनोरंजनात्मक कार्यक्रम। जो मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होते हैं, जो केवल मनोरंजन के लिए रखे जाते हैं कार्यक्रम, वो मानव के कल्याण के लिए नहीं बताए गए हैं कि मानव के कल्याणपरक लक्ष्यों में इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे बाकी शिक्षा से मानव का कल्याण होता है, स्वास्थ्य भी होता है, सामाजिक सुरक्षा भी क्या है मानव के कल्याण से रिलेटेड है। लेकिन मनोरंजन जो होता है मानव के कल्याण से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको मानव कल्याण के लक्ष्यों से उपागम से शामिल इसे हटाया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव के आधारभूत आवश्यकता उपागम में किन्हें शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, मानव के आधारभूत आवश्यकता उपागम में जिन्हें शामिल किया गया है वह है स्वच्छ जलापूर्ति, आवास, पोषण या भोजन, इन सभी को शामिल किया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव के आधारभूत आवश्यक उपागमों में जिन्हें शामिल किया गया है वो स्वच्छ जलापूर्ति भी है, आवास भी है, भोजन या फिर पोषण भी है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के मापन के लिए किसे एक प्रमुख मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक के मापन के लिए जिसको एक प्रमुख मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है वह है संसाधनों का संरक्षण। और संसाधनों का संरक्षण देखिए आया है ऑप्शन नंबर आया है यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ये आया होता कि मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए कौन प्रमुख मापदंड स्वीकार किया गया है, तो स्वीकार किए जाने वाले शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और संसाधनों तक पहुंच भी है। लेकिन संसाधनों को केवल रख लेना सुरक्षित करके इसको मानव विकास सूचकांक मापने में के प्रमुख मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? मतलब मानव विकास सूचकांक, किस देश का मानव विकास सूचकांक कितना है या फिर गरीबी सूचकांक कितना है, ये जो जारी की जाती है रिपोर्ट, ये किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, इसे जो जारी किया जाता है वो किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक जिस संस्था द्वारा जारी किया जाता है उसे हम यूएनडीपी कहते हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक निम्न मानव विकास सूचकांक के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो याद रखिएगा, जो एक निम्न मानव सूचकांक के लिए उत्तरदायी नहीं है वह है उच्चतम क्रय शक्ति। और उच्चतम क्रय शक्ति देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एक निम्न मानव विकास सूचकांक के लिए उत्तरदायी जो नहीं है वह है उच्चतम क्रय शक्ति। अगर यही क्वेश्चन आया होता कि एक निम्न मानव सूचकांक के लिए कौन उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी जो है वो है राजनीतिक अस्थिरता भी है और प्राकृतिक आपदा भी है और सामाजिक अस्थिरता भी है। ठीक, लेकिन जो उत्तरदायी नहीं है वो क्या है? उच्चतम क्रय शक्ति। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक वाला राष्ट्र कौन है? तो याद रखिए कि एशिया उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक वाला जो देश है वह आपका है, याद रखिएगा, एशिया उपमहाद्वीप क्षेत्र में सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक वाला जो राष्ट्र है, अगर चारों की बात करें भारत, भूटान और आपका श्रीलंका और बांग्लादेश में, तो याद रखिएगा इनमें श्रीलंका जो है आपका आगे जाता है, ये याद रखिएगा।
और अगर बोले कि भारत की क्या स्थिति है तो याद रखिएगा, अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जो है इस सूचकांक में आपके 73वें स्थान पे आता है, और भारत की बात करें तो भारत आता है 132वें स्थान पे इस सूचकांक में। अगर भूटान की बात करें तो भूटान भी आता है 127वें स्थान पे। लेकिन यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा सूचकांक में सबसे आगे कौन आता है, तो श्रीलंका जो होता है वो आगे रहेगा, याद रखेंगे चारों की बात करें। हाँ, अगर ये बात करें एशिया न कह वर्ल्ड की बात करें कि पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3, 4 या 5 नंबर पे कौन आता है इस सूचकांक में सबसे आगे, तो याद रखेंगे नंबर 1 पे आता है नॉर्वे, सेकंड पे आता है आयरलैंड, तीसरे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे है हांगकांग और फिफ्थ पे है आइसलैंड। ये आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है कि याद रखिएगा विश्व की अगर बात आएगी कि अगर सबसे बेहतर मानव सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे कौन है आपका नॉर्वे आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है आयरलैंड हो गया, तीसरे नंबर पे कौन है आपका स्विट्जरलैंड हो गया, फोर्थ नंबर पे हो गया हांगकांग और फिफ्थ नंबर पे हो गया आइसलैंड। ठीक, तो ये हमारे क्या है लिस्ट है टॉप 5 के। हाँ, अगर एशिया की बात करें तो एशिया में कौन आगे आता है, श्रीलंका आता है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया उपमहाद्वीप में या फिर भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना है, तो वो है 132। तो ये सारे पॉइंट क्या है आपको याद रखना है। ठीक, फिर देखिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश की प्रगति की आधारिक माप है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश की प्रगति की आधिकारिक माप है। तो जानते रहिएगा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो है ये जिस देश की आधिकारिक माप है वह देश है भूटान। भूटान देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता भूटान देश की प्रगति की आधिकारिक माप है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा प्रस्तावित उपागम है। तो याद रखिएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है यह जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित उपागम है। ये आपको याद रखना है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित उपागम है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1980 से 90 से पूर्व मानव विकास को किस रूप में देखा जाता था। तो याद रखिएगा 1980 से 90 दशक के पूर्व मानव के विकास को जिस रूप में देखा जाता था वह है मात्रात्मक। और मात्रात्मक देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहां बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1980 से 90 के पूर्व मानव विकास को जिस रूप में देखा जाता था वो मात्रात्मक है। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1990 के बाद मानव विकास को किस रूप में देखा जाने लगा। तो ये तो 1990 देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1980 से 90 के पूर्व मानव के विकास को किस रूप में देखा गया, मात्रात्मक। लेकिन अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1990 के बाद मानव विकास को किस रूप में देखा जाने लगा। तो याद रखिएगा वर्ष 1990 के बाद मानव विकास को जिस रूप में देखा जाने लगा वह है गुणात्मक। तो गुणात्मक के रूप में देखा जाने लगा, गुणात्मक है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1990 के बाद मानव विकास को गुणात्मक विकास के रूप में देखा जाने लगा। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत किसका मापन नहीं होता। तो मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत किस चीज़ का मापन नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा मानव गरीबी सूचकांक के अंतर्गत जिसका मापन नहीं किया जाता वह है आय। आय देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।